नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 44वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम शाहजहां के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययन प्रारंभ करने से पहले हम आज के लेक्चर की रूपरेखा देख लेते हैं। हम शाहजहां के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जो कि मुगल काल के 5वें शासक थे और इनके शासनकाल में इनके पुत्रों के द्वारा जो युद्ध लड़े गए वह उत्तराधिकार को लेकर लड़े गए थे। उनके बारे में भी हम एक नज़र डालेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य जो कि परीक्षा में आपके लिए पूछ लिए जाते हैं, वह जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। शाहजहां का जन्म 1592 ईस्वी में जहांगीर की पत्नी जगत गोसाई के गर्भ से होता है। शाहजहां का विवाह आसफ खां की बेटी मुमताज महल के साथ हुआ। मुमताज का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात 1628 ईस्वी में शाहजहां आगरा की सिंहासन पर बैठता है। हम देखते हैं जो सलीम होते हैं जहांगीर, उनकी मृत्यु पर 1628 ईस्वी में हो जाती है और जो आगरा में यह शासन कर रहे थे, तो आगरा में ही शाहजहां सिंहासन पर बैठ जाते हैं। शाहजहां ने आसफ खां को अपना वजीर बनाया। जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि मुगल काल में जो परिवारवाद चल रहा था, जिसके तहत यह जो पद दिया करते थे, तो आसफ खां जो मुमताज महल के पिताजी थे, उनके लिए यह वजीर या प्रधानमंत्री का पद देते हैं तथा महाबत खां के लिए खान खाना की उपाधि देते हैं। खान खाना की उपाधि जहांगीर के द्वारा किसे दी गई, यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। अतः महाबत खां के लिए खाने खाना की उपाधि इनके द्वारा दी जाती है। शाहजहां का सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद सिंह से घायल बाज को लेकर, जो कि इनके द्वारा जो बाज का शिकार किया जाता है और इस बाज को लेकर इन दोनों के मध्य एक बहस हो जाती है। उस विवाद के चलते वह विवाद इतना बढ़ जाता है कि वह युद्ध में तब्दील हो जाता है। इस युद्ध के कारण जो हरगोबिंद सिंह थे, उनके लिए पराजित होकर यहाँ से भागकर कश्मीर में शरण लेनी पड़ती है और कश्मीर जाकर यह वहाँ निवास करते हैं और वहाँ पर कीर्तिपुर नामक नगर की स्थापना करते हैं। शाहजहां के 4 पुत्र हुआ करते थे। चारों पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं। इनके पहले पुत्र औरंगजेब, दूसरे पुत्र शाह शुजा, तीसरे मुराद बख्श और चौथे दारा शिकोह थे। जो दारा शिकोह थे वह शाहजहां के जो प्रिय पुत्र हुआ करते थे और इनकी एक पुत्री थी जहांआरा, जो भी इनकी प्रिय पुत्री हुआ करती थी। शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण के सूबेदार नियुक्त किया। हम देखते हैं कि इनके जो 4 पुत्र थे, 4 पुत्रों के लिए इन्होंने जो अलग अलग प्रांतों का गवर्नर बनाया। औरंगजेब के लिए दक्षिण, जो कि दक्षिण क्षेत्र काफ़ी डिस्प्यूट से भरा हुआ था, उन्होंने इनके लिए जो औरंगजेब थे बहुत ही कुशल शासक थे, अतः इनके लिए दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। शाह शुजा को बंगाल का यानी पूर्व भारत का गवर्नर बनाया गया। मुराद बख्श के लिए मालवा व गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया गया, जो कि पूर्व से पश्चिम का जो क्षेत्र होता है, मध्य क्षेत्र में मालवा होता है और पश्चिम क्षेत्र में जो गुजरात होता है, वहाँ के गवर्नर मुराद बख्श को बनाया जाता है। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया, जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मयूर सिंहासन का कलाकार बादल खां हुआ करता था। शाहजहां को गोलकुंडा के वजीर मोहम्मद सैयद से कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है। आइए एक बार रिवीजन करते हैं इस व्याख्यान का। शाहजहां का जन्म 1592 ईस्वी में हुआ एवं इनकी माता का नाम जगत गोसाई तथा पिता का नाम जो जहांगीर था। और शाहजहां का जब विवाह होता है वह आसफ खां की बेटी मुमताज महल से होता है। मुमताज का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। जहांगीर की मृत्यु यानी इनके पिता की मृत्यु 1628 ईस्वी में हो जाती है और जो आगरा का शासन होता है, वहाँ पर यह जो सिंहासन होता है उस पर यह विराजमान होते हैं। शाहजहां ने आसफ खां को अपना वजीर बनाया, जो कि मुमताज महल के पिता हुआ करते थे तथा महाबत खां के लिए खान खाना की उपाधि दी। 6वें गुरु हरगोबिंद के साथ इनका विवाद हो जाता है एक घायल बाज को लेकर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस विवाद के चलते बात इतनी बढ़ जाती है कि वह युद्ध में तब्दील हो जाता है। युद्ध में तब्दील होते ही इनके मध्य जो युद्ध होता है, उस युद्ध के कारण जो हरगोबिंद शाह हैं, उनके लिए
वह क्षेत्र छोड़ना पड़ता है और कश्मीर जाकर शरण ले लेते हैं। कश्मीर में यह रहते हैं और वहाँ रहते हुए कीर्तिपुर नगर की स्थापना करते हैं। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। पहले औरंगजेब, दूसरे शाह शुजा, तीसरे मुराद बख्श, चौथे दारा सुको। दारा सुको बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि इनके प्रिय पुत्र थे और माना जाता है कि यह सहिष्णु प्रवृत्ति का इंसान था। और पुत्री जहाँ आरा, जो कि अंत तक इनके साथ रहीं। शाहजहाँ ने औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बनाया। बहुत ही डिस्प्यूटेड रीजन होने के कारण जो कुशल शासक औरंगजेब थे, इनके लिए दक्षिण का सूबेदार बनाया गया। शाह शुजा को पूर्व भारत का यानी बंगाल का गवर्नर बनाया गया। मुराद बख्श के लिए मालवा व गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया गया। शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। अतः इनके जो कलाकार थे उनका नाम था बादल खां। शाहजहाँ को गोलकोंडा का वजीर सैयर कोहिनूर हीरा देता है। इस चित्र में आप मयूर सिंहासन को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी कलाकृति इसमें की गई थी, जो कि मुगल काल की बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकृति मानी जाती है। शाहजहाँ के लिए जो हीरा प्राप्त हुआ था, कोहिनूर हीरा, वह आज महारानी विक्टोरिया द्वितीय के जो मुकुट है उसमें लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जी जब ब्रिटेन की यात्रा पर गए थे तब उनके लिए उन्होंने इनकी यात्रा की थी और इसे देखा था। आइए अन्य जानकारी प्राप्त करते हैं इनके बारे में, शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ ने सजदा तथा पैबोस प्रथा को समाप्त किया था। हम देखते हैं कि बलबन के समय जो प्रथाएं चलाई गई थी वह आज तक विद्यमान थी। और हम देखते हैं कि सजदा, जिसमें सिर झुकाना, पैबोज यानी पैरों को चूमना, ऐसी प्रथाएं मौजूद थी। इन प्रथाओं का अंत करने का श्रेय जाता है शाहजहाँ के लिए। शाहजहाँ ने 1622 ईस्वी में इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया था। शाहजहाँ ने अपनी राजधानी 1638 ईस्वी में आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। हम देखते हैं कि दिल्ली में जो लाल किले का निर्माण है वह शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था और फतेहपुर सीकरी की जो इमारतें हैं वह अकबर के द्वारा बनाई गई थीं। यमुना नदी के किनारे शाहजहानाबाद शहर की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। शाहजहाँ के जो प्रसिद्ध संगीतकार थे वह थे लाल खां, और लाल खां के लिए गुड़ समंदर की उपाधि दी गई थी। इस उपाधि देने का कारण यह था कि जो संगीतज्ञ लाल खां थे वह गुड़ के जैसा मीठा गाते थे, अतः इसके लिए गुड़ समंदर की उपाधि दी गई थी। शाहजहाँ ने मुमताज़ को मल्लिका जमानी की उपाधि दी, और हम देखते हैं कि मल्लिका हिंदुस्तान की उपाधि है वो जोधाबाई के लिए अकबर द्वारा दी गई थी। जगन्नाथ पंडित शाहजहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे, जिन्होंने गंगाधर लहरी, जो कि महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, गंगाधर लहरी एवं रस गंगाधर नामक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। हिंदुओं का मुसलमान बनाना या जो धर्मांतरण पहले से ही चला आ रहा था, अतः उसको व्यवस्थित रूप से स्थापित करने के लिए इन्होंने इसके लिए एक अलग मिनिस्ट्री यानी अलग विभाग की स्थापना की थी। शाहजहाँ दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। जैसा कि हम समझ चुके हैं कि दारा शिकोह इनका प्रिय पुत्र था, अतः यह दिल्ली का जो शासन था या फिर जो उत्तराधिकार था वह दारा शिकोह को देना चाहते थे। दारा शिकोह को लघु अकबर भी कहा जाता था। अपनी सहिष्णु प्रकार की प्रवृत्ति के कारण जो दारा शिकोह थे उनके लिए लघु अकबर कहा जाता था। दारा शिकोह ने 54 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर-ए-अकबर के नाम से किया। जो 14 उपनिषद जो कि संस्कृत व हिंदी भाषा में हुआ करते थे, उनका फारसी में अनुवाद करने का श्रेय दारा शिकोह को जाता है, और इनका जो ट्रांसलेशन है वह सिर-ए-अकबर के नाम से किया करते थे। भगवत गीता एवं वशिष्ठ नामक पुस्तक का फारसी में अनुवाद इन्हीं के द्वारा किया गया था। शाहजहाँ की पत्नी मुमताज़ बेगम जो प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो जाती है, जो कि इनकी 14वीं पत्नी थी, उनकी मृत्यु प्रसव पीड़ा के यानी पेट की पीड़ा के कारण हो जाती है, और इसके चलते मुमताज़ की याद में शाहजहाँ आगरा के मकबरे का निर्माण करवाते हैं। आगरा में एक मकबरे का निर्माण करवाया जाता है। इस मकबरे को आज ताजमहल के नाम से जाना जाता है। इसका वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मुमताज़ की मृत्यु होते ही शाहजहाँ बीमार पड़ जाते हैं और वियोग के कारण जो राजकाज की व्यवस्था है वह संभाल नहीं पाते, अतः जो भी इनके पुत्र होते हैं वह उत्तराधिकार स्थापित करना चाहते हैं, अतः उत्तराधिकार को लेकर इनके मध्य युद्ध प्रारंभ हो जाते हैं।
और हम देखते हैं इनके युद्धों के बारे में। इससे पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सजदा व पैबूज जैसी प्रथाएं, जिनमें सिर झुकाना व पैर चूमना, ऐसी प्रथाओं का अंत इनके द्वारा किया गया था। 1622 ईस्वी में इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की स्थापना इनके द्वारा की गई। शाहजहां ने अपनी राजधानी 1638 में आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की एवं यमुना नदी के किनारे शाहजहानाबाद की स्थापना की, जो कि यहाँ का प्रमुख नगर हुआ करता था। शाहजहां ने प्रसिद्ध संगीतकार जो लाल खां थे उनके लिए गुड़ समंदर की उपाधि दी। शाहजहां ने मुमताज को मल्लिकाए जमानी की उपाधि दी। जिस प्रकार अकबर के द्वारा जोधाबाई के लिए मल्लिकाए हिंदुस्तान की उपाधि दी गई थी। जगन्नाथ पंडित शाहजहां के राष्ट्रपति हुआ करते थे, जिन्होंने गंगाधर लहरी एवं रस गंगाधर नामक पुस्तक की रचना की थी। इन्हें हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। शाहजहां का जो प्रिय पुत्र था वह था दारा शिकोह, और उसके लिए यह उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। दारा शिकोह को लघु अकबर भी कहा जाता था। दारा शिकोह ने 14 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर-ए-अकबर के नाम से किया। भगवत गीता एवं युग वशिष्ठ नामक किताब का फारसी में अनुवाद किया। शाहजहां की पत्नी जो कि मुमताज होती हैं, वह प्रसव पीड़ा के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होते ही इनकी मृत्यु जहाँ पर इनको दफनाया जाता है उसे मकबरा बनाया जाता है। उसी स्थान पर उस मकबरे को ताजमहल के नाम से जाना जाता है। इसका वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। इस मकबरे को लगभग 22 सालों में तैयार किया जाता था और मुस्लिम कला का यह महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। मुमताज की मृत्यु से शाहजहां बीमार पड़ जाते हैं, और बीमार पड़ते ही उनके जो चारों बेटे होते हैं, पुत्र होते हैं, उनके मध्य उत्तराधिकार को लेकर युद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। आइए देखते हैं कि उत्तराधिकार को लेकर किस प्रकार के युद्ध इनके पुत्रों के बीच हुए। पहला है बहादुरगढ़ का युद्ध, जो कि 1658 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में दारा शिकोह शाह शुजा को पराजित कर देता है। हम देख चुके हैं कि जो दारा शिकोह हैं वह इन्हीं के समीप रहा करते थे, अतः दारा शिकोह का जो युद्ध होता है वह शाह शुजा के साथ होता है, जो कि बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। दूसरा युद्ध देखते हैं, वह है धर्मद का युद्ध। धर्मद का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य होता है। यह पहला युद्ध था जब औरंगजेब दारा शिकोह के विरुद्ध खड़ा होता है और दिल्ली की गद्दी के लिए यह युद्ध लड़ा जाता है। हम देखते हैं तीसरे युद्ध के बारे में। तीसरे युद्ध में औरंगजेब दारा शिकोह को पराजित कर देता है। जो यहाँ तीसरा युद्ध होता है जब दूसरी बार औरंगजेब दारा शिकोह को पराजित करता है और उसे आगरा के किले में कैद करवा देता है। इसी युद्ध के दौरान औरंगजेब ने अपने छोटे भाई मुराद बख्श की हत्या कर दी थी। अब हम देखते हैं कि जो चार भाई थे, 4 भाई में से 3 भाई बचते हैं, जिसमें मुराद बख्श की मृत्यु हो जाती है, जो कि दारा शिकोह का साथ दे रहे थे। अब अकेले बचते हैं दारा शिकोह, जो कि 2 युद्ध हार चुके हैं। अब खजवा का जब युद्ध होता है तो औरंगजेब शाह शुजा को पराजित कर देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 2 पुत्रों की जो हत्या कर दी जाती है, और दो पुत्र यहाँ पर बचते हैं। एक बचते हैं दारा शिकोह और दूसरे बचते हैं कौन? जो दारा शिकोह, और दूसरे बचते हैं औरंगजेब। और जो देवराय का युद्ध होता है 1659 ईस्वी में, इस युद्ध में जब तीसरी बार जो यह दारा शिकोह को पराजित करते हैं तो उसकी हत्या कर देते हैं, और उत्तराधिकार का युद्ध इस प्रकार समाप्त होता है। माना जाता है कि जब इनकी हत्या दारा शिकोह की हत्या बहुत ही क्रूरता के साथ की थी, और चूँकि दिल्ली में इसका बहुत ही नाम चलता था, अतः इसके नाम को बिगाड़ने के लिए या इसकी जो सत्ता थी उसको अलग करने के लिए, लोगों में खौफ फैलाने के लिए इसकी जो मैयत है उसको सारे शहर में घुमाया गया था, और इसका सर कलम करके जो शाहजहां थे, जो कि बीमार पड़े हुए थे, उनके समीप लाया जाता है। इससे जो शाहजहां होते हैं वह बहुत ही आहत होते हैं। आइए रिवीजन करते हैं इन युद्धों का। बहादुरगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में दारा शिकोह और शाह शुजा के मध्य होता है, जो कि बंगाल का गवर्नर होता है। और धर्मद का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य होता है। यह पहला युद्ध होता है जब इस युद्ध में इसको जो दारा शिकोह है उसको पहली बार पराजय का सामना करना पड़ता है। सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब दारा शिकोह को पुनः पराजित करता है, अतः दूसरे युद्ध में भी यह पराजित हो जाता है, और पराजित होने के बाद यह आगरा के किले में कैद कर दिया जाता है।
औरंगजेब इस दौरान अपने छोटे भाई मुराद बख्श की हत्या कर देता है और खजवा के युद्ध में यह शाह शुजा की हत्या कर देता है और शाह शुजा को पराजित कर देता है, हत्या नहीं करता, और उसे भारत छोड़कर बर्मा भागना पड़ता है। देवराय के युद्ध में जब तीसरी बार दारा शिकोह को पराजित किया जाता है तो इस दौरान 1559 ईस्वी में दारा शिकोह की हत्या कर दी जाती है और युद्ध यहीं समाप्त हो जाते हैं। और आखिरी जो शासक बचते हैं वह बचते हैं औरंगजेब, जिनके द्वारा जो अगले शासक हैं वह भारत के अगले शासक जो कि औरंगजेब बनते। यह देख सकते हैं शाहजहां के प्रेम की निशानी ताजमहल, जो कि मुमताज़ की याद में बनवाया था। इसको बनवाने में लगभग 22 सालों का समय लगा था और बहुत ही महत्वपूर्ण यह है और पर्यटन की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा इसके द्वारा भारत को प्राप्त होता है। इस प्रकार के चित्रों से आप मुगलिया जो सल्तनत थी उसकी कलाकृति को देख सकते हैं, किस प्रकार के जो निर्माण है इनके द्वारा करवाए जाते थे और कलात्मक दृष्टि से इन्होंने जो भारत में ध्यान दिया, जिस प्रकार के निर्माण करवाए बहुत ही आश्चर्यजनक है। देखने में हमें आश्चर्य होता है कि इतनी जो इमारतें हैं यह विश्व स्तरीय इमारतें हैं जो कि यहाँ पर स्थापित की गई हैं। ताजमहल है वह यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। आप इसके पीछे देख सकते हैं कि यह यमुना नदी है और ये फ्रंट गेट है और यह ताजमहल है जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। आप देख सकते हैं इसकी सुंदरता को। इसके साथ ही आज का व्याख्यान समाप्त करते हैं और आपसे हर बार यही बात कहूँगा कि आप ऐसे बच्चों तक इन लेक्चर्स को पहुँचाइए जो कि बड़े बड़े संस्थानों में जाने के लिए असक्षम हैं और घर पर रहकर स्टडी करना चाहते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी वह अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। और आप यदि ये जो लेक्चर देखते हैं तो जो भी केंद्रीय एवं राज्य की परीक्षाएं हैं उनके लिए आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ऑप्शनल में अपना सब्जेक्ट हिस्ट्री ले सकते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो भी 100 से ऊपर लेक्चर हिस्ट्री के आएंगे, इनको पढ़ने के बाद, इनको अच्छे से समझने के बाद जो आपको बुक्स हैं वह एक बहुत ही आसान लगेंगी। इसके अलावा जो कि सिविल सर्विस की जो डिमांड होती है वह इस प्रकार की होती है कि आपको एक हल्की सी समझ होनी चाहिए कि भारत में इस क्षेत्र में क्या चल रहा था। जो भी वो प्रश्न पूछे जाते हैं वह एक आपकी जो स्टडी है उसका निचोड़ होता है। आपसे केवल इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कि जो इस समय की जो मुगल काल की हैं वह परिस्थितियाँ कैसी थीं, किस प्रकार की युद्ध हुए, उत्तराधिकार को लेकर किस प्रकार के युद्ध हुए और सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में। इस प्रकार के प्रश्न इनके द्वारा इनपुट किए जाते हैं, जो कि मेरी जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैं एक लेक्चर के साथ देता जाता हूं उसको समझने का प्रयास कीजिए और आंसर राइटिंग पर ध्यान दीजिए। जो भी तथ्य हैं उनको लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसे लिखते हैं या कोई भी निबंध लिखते हैं, आप प्रश्नों के उत्तर देते हैं जो कि लिखित रूप में होते हैं, उनमें यदि आप कोटेशन का यूज करते हैं और ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जोड़ते हैं तो आपका उत्तर प्रभावी होता है और प्रभावी उत्तर लिखने के साथ आप एक अच्छी रैंक ला सकते हैं। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।